अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। फर्स्ट है केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का प्रोग्रेस टेस्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक सॉल्व कर लिया था। और आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग फर्दर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं प्रोग्रेस टेस्ट 1 की। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 चाहिए तो आप जो है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। इस लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द पावर ऑफ 10। हमें एक्सप्रेस करना है जो भी ये ई तक ऑप्शंस हैं, क्वेश्चंस हैं, इनको पावर ऑफ 10 में। तो देखो सिंपल सी लॉजिक है, अभी इसको जो है वो रिवाइज भी कर लेते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 6782। 6782 ये आ गया ए वाला पार्ट, 6782। ठीक है, अब सिंपल सी लॉजिक ये है कि डेसिमल को आपने शिफ्ट करना है पहले नंबर के बाद। बस इस बात को आप याद रखिए। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट ये है कि डेसिमल आना चाहिए फर्स्ट नंबर के बाद। तो अभी फिलहाल डेसिमल 2 के साथ है, तो हमें इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। और अगर हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो 1 2 3। ठीक है, हमने 3 शिफ्ट कराए तो 10 रेज टू दी पावर। अगर तो हम जाते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है ना, अगर हम जाते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और नंबर बड़ा भी होता है तो याद रखिए पावर आती है हमेशा पॉजिटिव। और जब हम जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम लेफ्ट से जाते हैं राइट की तरफ तो पावर जो है वो नेगेटिव आती है और नंबर छोटा होता है। तो वैसे तो इस तरह से बच्चों को याद कराते हैं कि सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव। और मैं कहता हूं कि आप याद रखिए ये वैल्यू बड़ी है, ये कोई पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं थी, इस वजह से एक्सपोनेंट आ जाएगा यहाँ पर। 1 2 3 शिफ्ट करा था तो ये हो जाएगा 6.782 और 10 रेज टू दी पावर आ जाएगा 3। इसी तरीके से जब इसका बी पार्ट सॉल्व करेंगे तो बुक खोल लो, अगर बुक होगी तो फिर ये आपको इजीली नजर आ जाएगा। ये है 565.2। 565.2। अभी मैंने बताया डेसिमल लाना है पहले डिजिट के बाद, तो ये हो जाएगा 5.652। डेसिमल शिफ्ट करा 1 2, 10 रेज टू दी पावर बड़ा नंबर है ये। और फिर दूसरी बात राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो प्लस की पावर हो जाएगी, हो जाएगा 5.652 10 रेज टू दी पावर 2। इसी तरीके से बाकी भी सॉल्व कर सकते हैं हम। सी पार्ट 0.00019 ये आ गया इसका सी पार्ट। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है वो डेसिमल को लेकर जाना है पहले नंबर के बाद। तो पहले नंबर के बाद हो जाएगा 1.9। कितना शिफ्ट करा? 1 2 3 4 शिफ्ट करा, 10 रेज टू दी पावर। और आप देख सकते हो कि ये छोटा नंबर है और हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो आंसर आना चाहिए माइनस का। ये हो जाएगा 1.9 10 रेज टू दी पावर -4। इसी तरीके से बाकी भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी। डी है क्वेश्चन, कहां गया डी? 70,000। डेसिमल लेकर आना है पहले नंबर के बाद। 6.0 जो भी हम इसको शिफ्ट करें या 7 कर लें, इधर लेकर आएंगे 7, 10 रेज टू दी पावर। यहां से डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हैं 1 2 3 4, 10 रेज टू दी पावर 4। बड़ा नंबर है तो प्लस की पावर आएगी। और इसी तरीके से आखिरी वाला पार्ट, कितने जीरो हैं भाई, इसको काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है। उसके बाद 6 7 आ रहा है, 0.1 2 3 4 5 6 और आ रहा है 6 7। अब शिफ्ट करना है तो पहले डिजिट के बाद 6.7 बनेगा 10 रेज टू दी पावर 1 2 3 4 5 6 7 शिफ्ट करा है तो ये हो जाएगा माइनस का 7। छोटा नंबर है या लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आंसर जो है वो माइनस में आएगा। यही था क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व करने के लिए, निहायत ही आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 विद द हेल्प ऑफ अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना ये लोगैरिथम टेबल का है और वैल्यूज को फाइंड करना है। तो लोगैरिथम टेबल की जरूरत नहीं है हमें, हमारे साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है। तो ये एक बिल्कुल फजूल सा एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, ना हमें इसको यूज करना है और ना ही आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो भी हम लोग सॉल्व करेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है तो हम डायरेक्टली उसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो इसको हम नहीं करा रहे भाई क्वेश्चन नंबर 6 में ना, और ना ही आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्रॉस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इनटू ए 4 3 और 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ये कुछ नंबर्स हैं, इनको आपने राउंड ऑफ करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर में, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में और 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक है, बुक खोल लो, मैं फिर जो है ना उससे समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7,
पहला जो हमारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 वो है राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पहला वाला क्या है नंबर? पहला वाला नंबर है 8.7483 और इसको हमें पहले करना है 4 डिजिट में, फिर 3 डिजिट में और फिर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। तो सबसे पहले इसको 4 में करके देखते हैं। ठीक है, तो रूल क्या है? रूल यह है कि जिस नंबर को आप देख रहे हो ये वाला नंबर, क्या ये 5 से बड़ा है कि ये 5 से छोटा है? क्योंकि ये 5 से छोटा है तो इसको सीधा सीधा खत्म कर देंगे, तो 4 डिजिट में आंसर आ जाएगा इसका 8.748। ठीक है, अब जिस डिजिट की हम बात कर रहे हैं वो 5 से बड़ा है। अगर वो 5 से बड़ा है तो इस डिजिट को खत्म करते हैं, लेकिन अगले वाले में +1 कर देते हैं, ये हो जाएगा 8.75। ठीक है, राउंड ऑफ अगर नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ तो राउंड ऑफ के लिए अलग से एक लेक्चर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जाके देखो, फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और इसी तरीके से जब आपको आंसर चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर में तो ये है 5। अब 5 से पहले हमें क्या देखना होता है? 5 से पहले हमें ये देखना होता है कि इससे पहले जो नंबर है वो ऑड है कि इवन है। अब इससे पहले नंबर अगर ऑड आता है तो हम इसको कंसिडर करते हैं कि इट इज ग्रेटर देन 1, यानी कि +1 कर देते हैं, और अगर इवन होता तो सीधा सीधा छोड़ देते हैं। तो क्योंकि इससे पहले आने वाला नंबर ऑड है तो हम क्या करेंगे, 5 को हटाएंगे और इसमें एक ऐड करेंगे, यानी कि 7 में +1 करेंगे तो वो जाएगा 8.8। ठीक है, तो ये कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? यानी पहले मैं आपको बता रहा हूँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स का, फिर इधर आंसर लिखूंगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का, और फिर आंसर लिखूंगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स का। सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5.36, 5.36, 748। अभी सबसे पहले इसको 4 डिजिट में लेके जाना है। 4 डिजिट का मतलब हो गया, सबसे पहले ये 8 है, इसमें एक ऐड करना पड़ेगा, एक ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो ये बन जाएगा हमारे पास 5.3675। अभी भी कितने डिजिट्स हैं? 5 डिजिट्स है ना। अब 5 है और इससे पहले एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर होता है तो एक ऐड कर देते हैं, इसको खत्म कर देते हैं, तो सीधा सीधा हमारे पास 4 डिजिट का आंसर क्या आएगा? 5.368। ठीक है ना। 5 होता है तो पहले वाले नंबर को देखते हैं कि ऑड है कि इवन है। इसी तरीके से अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर में करेंगे तो 8 बड़ा है 5 से, तो हम क्या करेंगे, 8 को खत्म करेंगे, इसमें +1 करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5.37। फाइनली जब 2 डिजिट्स में करना है तो ये 7 है, 5 से बड़ा है, तो 7 को खत्म करेंगे और इस वाले में एक प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 5.4। तो ये आ गए 4 डिजिट, ये हो गए 4 सिग्निफिकेंट, ये हो गए 3, ये हो गए 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है भाई, अब इसी तरीके से बाकी भी सॉल्व कर लेना। राउंड ऑफ का क्या है इतना ज़्यादा डेप्थ में जाना, आई होप समझ जाओगे। बाकी दोनों सवाल भी इधर लिख देता हूँ मैं, सॉल्व कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर कमेंट के अंदर आंसर दे देना। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो वहीं पर ही समझा देंगे। ये हो जाएगा हमारा चौथा सवाल 188.55। ठीक है ना। इसको छोड़ के अब जो 2 सवाल और मैंने आज के लेक्चर के लिए रखे हैं ना, 8 और 9, उस पर चलते हैं। बड़े अहम सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लेते हैं पहले क्लियरली कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन नंबर 8, एसिटिक एसिड कंटेन करता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है जी। अगर सैंपल है हमारे पास 4.24 ग्राम का एसिटिक एसिड का, पूरी कंबस्शन पर 6.21 ग्राम देता है कार्बन डाइऑक्साइड के, 2.54 ग्राम देता है वाटर के। जो मॉलिक्यूलर मास है एसिटिक एसिड का वो 60 होता है। तो अब आपने 2 काम करने हैं, एक तो एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करना है एसिटिक एसिड का, और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो न्यूमेरिकल बेसिकली ये एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला का है, जो कि हम प्रैक्टिस करके आ चुके हैं, लेकिन इस सवाल को भी सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले जो ध्यान हमें रखना है, अगर तो परसेंटेजेस गिवन होती तो सवाल शॉर्ट हो जाता, लेकिन अभी हमें परसेंटेजेस तक जाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें यह मालूम करना पड़ेगा कि हमारे पास जो एसिटिक एसिड है, ठीक है, उसमें ये जो आ रहा है फॉर एग्जांपल इतना कितना है 4.24, इसमें कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है। तो सबसे पहले तो ये वाली कहानी हमें समझनी पड़ेगी ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, फर्स्ट we will find mass of carbon and हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन का करेंगे, और फिर जब परसेंटेज आ जाएगी तो ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है वो डायरेक्टली आ जाती है, इतनी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले रेशो मालूम करना पड़ता है। ठीक है, मास ऑफ, अगर मुझे कैलकुलेट करना है फॉर कार्बन,
जब कार्बन का मास चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे मास ऑफ, सबसे पहले हम देखेंगे कि मास ऑफ कार्बन कितना है, फिर इसको डिवाइड करा देंगे, हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन या एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, और यहाँ पर आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन तो एटम है सीधा सीधा, ठीक है। और फाइनली फिर क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं हम, मल्टीप्लाई बाय कि कितना जो है वो ग्राम मौजूद था ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये है 6.21 ग्राम, ठीक है जी। तो अभी अगर सिंप्लीफाई करें इसको तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मास ऑफ कार्बन होता है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 और 32, ये होता है 44, ठीक है। अब प्रैक्टिस कर चुके हैं हम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको निकालना आना चाहिए, एंड देन फाइनली मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू 6.21, ये आ जाएगा हमारे पास कार्बन का मास इस एलिमेंट के अंदर, तो वह है 1.69 ग्राम ऑफ कार्बन। इसी तरीके से जब हमें मालूम करना होगा फॉर, ये हमारा पहला स्टेप चल रहा है अभी, ये हमारा है स्टेप नंबर 1। तो फॉर हम मालूम करना चाह रहे हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को पानी से कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या है मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2, हाइड्रोजन गैस का कितना है, और डिवाइडेड बाय जो मॉलिक्यूलर मास बनता है हमारे पास, एक मोल का मास बनता है ऑफ वाटर, वाटर के एक मोल का मास, तो और फिर फाइनली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय जो भी मास होगा जो कि गिवन होगा वाटर का, और फिलहाल है वो 2.54, तो ये हो जाएगा मास ऑफ हाइड्रोजन 2 होता है, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 2.54 से। मैं बार बार पेज नहीं पलट रहा, इसी वजह से मैंने कहा था कि बुक खोल लो, इजी हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पर फिर बार बार मुझे देखना पड़ता है क्या क्या वैल्यू है, इस वजह से। अच्छा जी, इसको सिंप्लीफाई करो, 2 इंटू 2.54 डिवाइडेड बाई 18, इट विल बी इक्वल टू 0.28 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। एक मरतबा अगर हाइड्रोजन और कार्बन का मास आ गया, उसके बाद हमें जाना है परसेंटेजेस में। सेकेंड स्टेप ये होगा कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेजेस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, परसेंटेजेस मालूम करनी है, और परसेंटेज मालूम करने के लिए सिंपल सी लॉजिक इस्तेमाल करनी है। देखिए सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास एसिटिक एसिड कितना है, 4.24 ग्राम है, 4.2, ये है हमारे पास 4.24 ग्राम किस चीज का, ऑफ एसिटिक एसिड। लॉजिक समझनी है ना, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है हमारे पास 1.69 ग्राम ऑफ कार्बन, ये अभी अभी हमने मालूम करा ना, कार्बन का कितना, कार्बन इतना प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो अब बताइए 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, 1 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड विल प्रोड्यूस 1.69 डिवाइडेड बाय 4.24 ग्राम ऑफ कार्बन, यानी कि यही इस तरफ से इस तरफ जाके डिवाइड हो गया, बट परसेंटेज का मतलब पर 100 देखना पड़ता है, तो हम ये देखेंगे कि 100 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, तो अगर इधर 100 लिखा है तो इस तरफ भी 100 लिखना पड़ेगा, इनटू 100 और डिवाइडेड बाय 4.24 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये आंसर आएगा परसेंटेज में 1.69 डिवाइड बाय 4.24 मल्टीप्लाई बाय 100, इट विल बी इक्वल टू 39.8%। सेम इसी स्टेप को हम रिपीट करेंगे, ये हमने किसके लिए सॉल्व करा है, ये हमने सॉल्व करा है फॉर कार्बन। अब इसी को हम रिपीट करेंगे फॉर हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन की परसेंटेज आ गई, तो ऑक्सीजन का निकालना तो मुश्किल ही नहीं है। अच्छा जी, 4.24 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड जो कि गिवन था, वो प्रोड्यूस कर रहा है हाइड्रोजन, कितने ग्राम, हाइड्रोजन आया था 0.28 ग्राम, 0.28 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो अगेन 1 ग्राम कितना करेगा, 1 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड विल प्रोड्यूस 0.28 डिवाइडेड बाय 4.24 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो 100 कितना करेगा, जो कि हम परसेंटेज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, 100 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड ये प्रोड्यूस करेगा 0.28 डिवाइडेड बाय 4.24 और मल्टीप्लाई बाय 100, दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा 6.6%। अब मैंने कहा था एक मरतबा अगर कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज आ गई तो ऑक्सीजन की तो निकाल ही लेंगे,
तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए जब मालूम करना होगा हमें, तो ऑक्सीजन के लिए क्या काम करेंगे, सीधा सीधा इनकी जो परसेंटेजेस होंगी ना, 100 माइनस क्या करेंगे, अगर मुझे चाहिए परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन तो 100 में से माइनस करेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और माइनस करेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन, इजी हो जाएगा। तो क्या क्या था, 100 माइनस इनकी क्या परसेंटेजेस आई थी, 39.8 और 6.6, 39.8 और 6.6, तो इसको माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो, देखो कितना बना, ये हो गया 53.6%। जब ऑक्सीजन की भी परसेंटेज आ गई, अब ये सवाल वैसे ही हो गया जैसे कि हम इससे पिछले वाले लेक्चर में कवर किया था हम लोगों ने, कि अगर परसेंटेजेस पता हो तो फिर आप डायरेक्ट अब चले जाओ मोल रेशो पे। ये होगा हमारा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 होता है मोल रेशोज मालूम करने का। और मोल रेशोज में हम क्या करते हैं, सीधा सीधा जो भी परसेंटेज आई है उसको डिवाइड करा देते हैं उसके मॉलिक्यूलर मास से, ठीक है ना। जो भी अगर एक एलिमेंट है तो उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कराते हैं। तो फॉर तीनों के लिए करना है, पहले कार्बन के लिए कर लेते हैं। कार्बन का मोल रेशियो कैसे निकलेगा, कार्बन की परसेंटेज यानी कि 39.8 डिवाइड बाय कार्बन का एटॉमिक मास यानी कि 12, डिवाइड करा दो इसको 39.8 डिवाइड बाय 12, ये हो गया 3.3। ये कार्बन की मोल रेशियो आ गया। फिर क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो थी 6.6 और इसको डिवाइड कराएंगे 1 से, तो 6.6 आएगा। उसके बाद फॉर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का 16 और ऑक्सीजन की परसेंटेज 53.6 डिवाइडेड बाय 16, ये हो जाएगा 3.35। फाइनली हमें क्या करना होता है स्टेप नंबर 4 में, कि हमें इनको डिवाइड कराना होता है विद स्मॉलेस्ट डिवाइडिंग बाय स्मॉलेस्ट मोल रेशो। मोल रेशो जो स्मॉलेस्ट होता है उससे डिवाइड कराते हैं। तो फिलहाल कार्बन के लिए निकाल लेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन की कितनी है, कार्बन का आया 3.3 और सबसे छोटा आंसर 3.3 आ रहा है, तो इसको डिवाइड बाय 3.3 ही करेंगे, आंसर आ जाएगा 1। हाइड्रोजन का है 6.6 डिवाइड बाय 3.3, तो ये आ जाएगा 2। और ऑक्सीजन का भी 3.35 समथिंग ही है, तो जब इसको 3.3 से डिवाइड कराएंगे तो कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 1। तो हमें पता लग जाएगा कार्बन कितना, हाइड्रोजन कितना, ऑक्सीजन कितना। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला जो बना, EF लिख देता हूं, कार्बन कितना है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। पहला आंसर आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूले वाला। ठीक है जी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए हमें एक फैक्टर निकालना पड़ता है n, और n का फैक्टर कैसे निकलता है, जो होता है जो मॉलिक्यूलर मास गिवन होता है ना, उससे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो भी मॉलिक्यूलर मास होता है इसको डिवाइड कराते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से। मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज 60, तो हम इधर लिख देंगे मॉलिक्यूलर मास है 60 डिवाइडेड बाय ये जो फॉर्मूला ऊपर है ना, इससे मास निकाल लो। कितना है, कार्बन हो गया 12, हाइड्रोजन 2 है तो 1 2 हो गए और ये हो गया 16, तो 12 2 16, 12 प्लस 2 प्लस 16 इट इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूले का मास आ गया वो आ गया 30, तो हम इसको डिवाइड कराएंगे 30 से, जो कि सीधा सीधा फैक्टर दे देगा 2 का। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इजीली हासिल किया जा सकता है अगर एम्पिरिकल फॉर्मूले के साथ n लिख दिया जाए, यानी कि CH2O और यहाँ पे उसका ये फैक्टर आ जाएगा 2, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा C2H4O2। दो चीजें रिक्वायर्ड थी, एक एम्पिरिकल फॉर्मूला, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और दोनों ही हमने फाइंड कर लिए हैं। ठीक है जी, अगले सवाल से इसी चीज की एक और बार प्रैक्टिस करनी है। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इथाइलिन ग्लाइकोल वाला। इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज के तौर पे इस्तेमाल होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। अच्छा, कंबशन हो रही है इतनी इथाइलिन ग्लाइकोल की जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू है 9.06 और वाटर की वैल्यू है बिल्कुल जैसे ऊपर वाले सवाल में थी 5.58 मिलीग्राम ऑफ वाटर। इथाइलिन ग्लाइकोल कंटेन करता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और उसका मॉलिक्यूलर मास 62 है।
तो हमें फाइंड करना है उसका एम्पिरिकल मास और मालूम करना है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है जी, तो बुक से देखते हैं बाकी काम। अब आप भी बुक को देखो, वहां से हम डेटा बनाते हैं। अब सबसे पहले परसेंटेजेस जो हमें निकालनी थी ना, अमाउंट जो निकालना था, नंबर 1 मासेस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, मासेस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। और उसके लिए लॉजिक क्या थी मैंने आपको बताया। ऊपर आप लिखेंगे कितना है उसका एटॉमिक मास एलिमेंट का। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको कार्बन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, फॉर कार्बन, तो एटॉमिक मास किसका लिखा जाएगा, कार्बन का, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास जिससे उसका रेफरेंस बन रहा है, मॉलिक्यूलर मास होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, और इनटू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गिवन होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन हमें पता है 12 होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का 12 और 16 ये हो गया 44 इनटू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स 9.06 मिलीग्राम, 9.06 मिलीग्राम। ठीक है जी, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 12 डिवाइडेड बाय 44 इनटू दिस 2.47 मिलीग्राम। इसी को सॉल्व करना है फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का भी देखना पड़ेगा, हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 डिवाइडेड बाय जो पूरा मॉलिक्यूलर मास आ रहा है, एक मोल का मास आ रहा है ऑफ वाटर, और मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वाटर जो कि रेफरेंस है हमारे पास। तो 2 डिवाइडेड बाय 18 होता है वाटर का, इनटू H2O कितना है, H2O दे रहा है ये 2.54, 2.54, 2 इंटू 2.54 और कितना हो गया 2.54 गिवन है, एक मिनट में देख लूं कितना है, सॉरी 5.58 है। ठीक है ना, ये ऊपर वाले सवाल का देख लिया मैंने गलती से, अच्छा वो जल्दी देख लिया। ठीक है, तो हमें कितना गिवन है, ये हमें गिवन है 5.58। ओके, सिंप्लीफाई करने पर ये हो गया 0.62 मिलीग्राम। स्टेप नंबर 1 हमें मालूम करने होते हैं मासेस। जब मासेस आ जाते हैं तो फिर हमें परसेंटेजेस निकालनी होती है। अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, परसेंटेजेस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन हाइड्रोजन का तो निकाल लेते हैं इजीली, वो जो लॉजिक अभी आपको सिखाई थी, अब उसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है भाई, कितना है, इथाइलिन ग्लाइकोल है हमारे पास 6.38। तो देखो 6.38 मिलीग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, शॉर्ट में लिख रहा हूं, वो हमें दे रहा है कितना कार्बन, वो हमें दे रहा है 2.47 ऑफ कार्बन, मिलीग्राम ऑफ कार्बन। तो फिर 100 कितना देगा, 100 मिलीग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो वही काम है, सबसे पहले ये इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 2.47 के साथ 6.38 डिवाइड होगा और मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ स्टेप डायरेक्ट कर लिया, जैसे यहाँ पे आपको समझाने के लिए पूरी पूरी बात लिखी थी, तो इसकी अब कहानी आप समझ गए हो कि ये वाली वैल्यू इधर जाके डिवाइड हो जाती है, यह 2.42 जाके डिवाइड हो गया, और सॉरी 4.24 जाके डिवाइड हो गया, और मल्टीप्लाई में आता है 100। तो वही काम हमने यहाँ पे कर लिया, बट थोड़ा सा डायरेक्टली कर लिया। तो ये हम किसके लिए काम कर रहे हैं, ये काम हम कर रहे हैं फॉर कार्बन। क्या आंसर आ गया भाई कार्बन का, कार्बन का आंसर आ जाएगा हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई कर लो 38.7%। अब इसी काम को रिपीट करना है फॉर हाइड्रोजन। तो 6.38 मिलीग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल देता है, कितना हाइड्रोजन दे रहा है, 0.62 मिलीग्राम। तो इसका मतलब 100 मिलीग्राम देंगे इथाइलिन ग्लाइकोल के 0.62 के साथ, ये जाके होगा डिवाइड और मल्टीप्लाई में आएगा 100, ये वाली वैल्यू इस तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। सो इट विल गिव 9.7%। इन दोनों को इस्तेमाल करके फिर हम निकालते हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज के लिए क्या लॉजिक है, सीधा सीधा अगर आपको ऑक्सीजन की परसेंटेज चाहिए, 100 में से माइनस कर लो इनकी परसेंटेजेस, 38.7 माइनस 9.7, ये हो गया हमारे पास कितना 51.6%। ठीक है जी, स्टेप नंबर 2 में परसेंटेजेस आती हैं
उसके बाद आता है मोल रेशो। स्टेप नंबर 3 बनेगा अब ये। स्टेप नंबर 3 मोल रेशोज मालूम करेंगे। मोल रेशोज का तरीकेकार है, परसेंटेज को डिवाइड कराते हैं उसके मॉलिक्यूलर मास से। तो सबके लिए करेंगे, फॉर कार्बन, फॉर हाइड्रोजन और इसी तरीके से फॉर ऑक्सीजन। कार्बन के लिए करेंगे तो कार्बन का जो परसेंटेज आई है वो आई है 38.7 डिवाइडेड बाय 12। 38.7 ही था ना, यस। इट विल बी इक्वल टू 3.2। हाइड्रोजन की परसेंटेज 9.7, सो 9.7 डिवाइडेड बाय 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास ये 9.7 ही आएगा। और ऑक्सीजन का 51.6 आया था डिवाइडेड बाय 16, ये आ गया 3.2। ओके जी। मोल रेशो आने के बाद जो चौथा स्टेप होता है उसमें हम मोल रेशो उसको डिवाइड कराते हैं स्मॉलेस्ट मोल रेशो से। तो डिवाइडिंग बाय स्मॉलेस्ट मोल रेशो, पूरा पूरा लिखना तुम लोग, ठीक है जी। तो इसी तरीके से जो आंसर्स आएंगे हमारे पास, इधर बता देता हूं, आंसर्स आएंगे हमारे पास कार्बन का, आंसर आएगा हाइड्रोजन का, आंसर आएगा ऑक्सीजन का। तो कार्बन की 3.2 मोल रेशो और डिवाइड 3.2 से ही कराएंगे, छोटा वाला 3.2 आ रहा है, कार्बन का आंसर आएगा 1। हाइड्रोजन का 9.7 और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कराएंगे 3.2 से, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 3। और इसी तरीके से ऑक्सीजन में 3.2 ही आ रहा है, डिवाइड कराएंगे 3.2 से तो आंसर आएगा 1। इन तीनों में सबसे छोटा 3.2 था तो बार बार उसी से डिवाइड कर दिया। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बना? एम्पेरिकल फॉर्मूला बना कार्बन 1, हाइड्रोजन का 3 आ रहा है और ऑक्सीजन का आ रहा है 1, ये आ गया CHO। ठीक है, और इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास भी निकाल लेते हैं क्योंकि हमें मालूम है उसको आगे यूज करना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 16, तो ये कितना हो गया 12 + 3 + 16, क्या वैल्यू बनी? ये हो गया हमारे पास 31। इसको यूज करना है ना अभी आगे चल के, इस वजह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में यूज करते हैं ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला और लिख देते हैं हम उसका फैक्टर। फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए जो मॉलिक्यूलर मास है उसको डिवाइड कराते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास हमें क्वेश्चन में गिवन था, मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए 62, तो ये आ गया 62 डिवाइडेड बाय, और एम्पेरिकल फॉर्मूला 31, कैंसिल करके आंसर आ जाएगा 2। तो फैक्टर जो है वो 2 है और एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH3O। तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा हमारे पास C2H6O2। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है जी। सो आज के लिए इतने ही न्यूमेरिकल काफ़ी हैं। आई होप समझ में आ गए होंगे। हम जो है वो इसको सॉल्व करने वाले थे 3 लेक्चर्स में, 2 ऑलरेडी अपलोड हो गए और बाकी बचे हुए 3 क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल लिख देना कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।